नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। भारत में कौन सा संवैधानिक निकाय संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन अ संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ऑप्शन बी भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यूपीएससी सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करता है। नीति आयोग एक नीति थिंक टैंक है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। हिस्ट्री और कल्चर के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारतीय जनसंघ की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन अ दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी एल.के. आडवाणी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती थी। दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के प्रमुख विचारक थे, संस्थापक नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ और बाद में भाजपा के प्रमुख नेता थे लेकिन संस्थापक नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता थे, जनसंघ के संस्थापक नहीं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने नेहरू लियाकत समझौते को लेकर 1950 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। ध्यान से रीड कीजिए। भारत में कृषि उत्पादों के लिए सरकारी खरीद पहलों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ पारंपरिक मुख्य खाद्य पदार्थों से हटकर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी कृषि वस्तुओं के निर्यात की मात्रा को विनियमित करना, ऑप्शन सी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और कृषि बाजारों को स्थिर करने के लिए, ऑप्शन डी भूमिहीन कृषि श्रमिकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी प्रदान करना। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और कृषि बाजारों को स्थिर करने के लिए। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। सरकारी खरीद की पहल मुख्य रूप से किसानों को मूल्य के उतार चढ़ाव से बचाने, उन्हें अपनी उपज के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य प्राप्त करने और इस प्रकार कृषि बाजारों को स्थिर करने के लिए बनाई गई है। खरीद अप्रत्यक्ष रूप से फसल पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसका प्राथमिक उद्देश्य विविधीकरण नहीं है। निर्यात मात्रा को विनियमित करना एक व्यापार नीति का कार्य है जो किसान कल्याण के लिए घरेलू खरीद के मूल उद्देश्य से अलग है। भूमिहीन मजदूरों को प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी सामाजिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आती है, न कि कृषि उपज खरीद का प्राथमिक उद्देश्य। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सरकारी खरीद का एक रूप है जो कृषि लागत और मूल्य आयोग CS द्वारा 22 अनिवार्य फसलों के लिए अनुशंसित है और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP। भारतीय खाद्य निगम FCI एक प्रमुख एजेंसी है जो खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए जिम्मेदार है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत और किसी अन्य देश के बीच 23वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस द्विपक्षीय बैठक में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? ऑप्शन अ बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार,
ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी म्यांमार। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। खबरों में बताया गया है कि भारत और म्यांमार के बीच 23वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक नई दिल्ली में हुई। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन इस विशेष द्विपक्षीय बैठक में प्रतिभागी नहीं थे। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: भारत म्यांमार के साथ एक लंबी जमीनी सीमा साझा करता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए द्विपक्षीय सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बैठकें सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे सीमा पार मुद्दों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। साइंस और टेक्नोलॉजी का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारत में दूरसंचार विभाग DOT की तकनीकी शाखा के रूप में कौन सा संगठन कार्य करता है? ऑप्शन अ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई, ऑप्शन बी टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर टेक, ऑप्शन सी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड BCIL, ऑप्शन डी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर टेक। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर टेक दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का मानकीकरण निकाय और तकनीकी शाखा है। ट्राई दूरसंचार क्षेत्र का स्वतंत्र नियामक है। BCIL एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो प्रसारण और IT में परामर्श प्रदान करता है। BSNL एक राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार सेवा प्रदाता है। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: दूरसंचार विभाग DOT भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नीति, लाइसेंसिंग और समन्वय के लिए जिम्मेदार है। TEC इसकी तकनीकी शाखा के रूप में देश में दूरसंचार उत्पादों और सेवाओं के लिए मानक और विनिर्देश स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। स्पोर्ट्स और गेम्स के इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। किस संगठन ने खेल विज्ञान और एथलीट देखभाल को मजबूत करने के लिए सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन अ भारतीय ओलंपिक संघ IOA, ऑप्शन बी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, ऑप्शन सी भारतीय खेल प्राधिकरण ACI, ऑप्शन डी युवा मामले और खेल मंत्रालय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी भारतीय खेल प्राधिकरण ACI। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने खेल विज्ञान और एथलीट देखभाल को बढ़ाने के लिए सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता भारतीय एथलीटों को बेहतर चिकित्सा और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA भारत में ओलंपिक आंदोलन के लिए शासी निकाय है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा डोपिंग रोधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती है। युवा मामले और खेल मंत्रालय मूल मंत्रालय है, लेकिन SAI विशिष्ट स्वायत्त निकाय है जिसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: भारतीय खेल प्राधिकरण ACI भारत में खेलों के विकास के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ध्यान से रीड कीजिए। कोयला मंत्रालय द्वारा सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? ऑप्शन अ 25,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 37,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 50,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 15,000 करोड़ रुपए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 37,500 करोड़ रुपए। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 37,500 करोड़ रुपए है। 25,000 करोड़ रुपए गलत हैं क्योंकि वास्तविक परिव्यय अधिक है।
50,000 करोड़ रुपए गलत हैं, ये निर्दिष्ट योजना राशि से अधिक हैं। 15,000 करोड़ रुपए गलत हैं क्योंकि योजना का वित्तीय आवंटन बहुत अधिक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: कोयला गैसीकरण एक प्रक्रिया है जो कोयले को एक गैसीय ईंधन में परिवर्तित करती है जिसे सिंगेस कहा जाता है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, हाइड्रोजन उत्पादन या रासायनिक फीडस्टॉक के लिए किया जा सकता है। ये प्रक्रिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उसके प्रचुर कोयला भंडार के कुशल उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। डिफेंस और सिक्योरिटी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। किस भारतीय संगठन ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? ऑप्शन अ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। ऑप्शन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ऑप्शन डी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। जिनका अटेम्प्ट सही रहा, बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ, निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। DRDO भारत में सैन्य अनुसंधान और विकास के लिए प्राथमिक एजेंसी है और पिनाका प्रणाली विकसित की है। इसरो मुख्य रूप से अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करता है। HAL मुख्य रूप से एयरोस्पेस विनिर्माण और रखरखाव में शामिल है। BDL मिसाइल और गोला बारूद का निर्माण करता है, लेकिन DRDO डेवलपर है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: पिनाका DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे कम समय में रॉकेटों की एक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से रीड कीजिए। ऑस्ट्रेलिया भारत CEO फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस कार्यक्रम किन दो देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन अ, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी, भारत और जापान। ऑप्शन डी, भारत और यूनाइटेड किंगडम। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और ऑस्ट्रेलिया। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ, कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया भारत CEO फोरम स्पष्ट रूप से भारत और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करता है, जैसा कि इसके नाम और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से संकेत दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूनाइटेड किंगडम भारत के अन्य महत्वपूर्ण भागीदार हैं, लेकिन इस विशिष्ट मंच का ध्यान केंद्रित नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: भारत के व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के साथ कई द्विपक्षीय मंच और रणनीतिक वार्ताएं हैं। ये साझेदारियां भारत की विदेश नीति और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय DONA की वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन हैं? ऑप्शन अ, सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन सी, किरेन रिजिजू। ऑप्शन डी, जी किशन रेड्डी। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। किरेन रिजिजू केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय DONA 8 पूर्वोत्तर राज्यों में विकास योजनाओं की योजना, निष्पादन और निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। पूर्वोत्तर परिषद NEC इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. भारत में कौन सा संवैधानिक निकाय संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है? आंसर: भारत निर्वाचन आयोग ECI। 2. निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारतीय जनसंघ की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? आंसर: श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 3. भारत में कृषि उत्पादों के लिए सरकारी खरीद पहलों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर: किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और कृषि बाजारों को स्थिर करने के लिए। 4. भारत और किसी अन्य देश के बीच 23वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस द्विपक्षीय बैठक में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया?
आंसर म्यांमार। 5। भारत में दूरसंचार विभाग DOT की तकनीकी शाखा के रूप में कौन सा संगठन कार्य करता है? आंसर टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर टेक। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स फैक्ट 6 से 10 तक। 6। किस संगठन ने खेल विज्ञान और एथलीट देखभाल को मजबूत करने के लिए सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? आंसर भारतीय खेल प्राधिकरण ACI। 7। कोयला मंत्रालय द्वारा सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? आंसर 37,500 करोड़ रुपए। 8। किस भारतीय संगठन ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? आंसर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। 9। ऑस्ट्रेलिया भारत CEO फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस कार्यक्रम किन दो देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है? आंसर भारत और ऑस्ट्रेलिया। 10। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय DONA की वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? आंसर ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।